क्या एक सड़क की कहानी पूरे शहर की कहानी बयां कर सकती है? कभी कभी इसका जवाब एक सरकारी दस्तावेज के पन्नों में छिपा होता है। तो आज हम एक ऐसे ही प्रस्ताव की परतें खोलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक सड़क का प्लान, विकास का एक वादा और उसकी असली कीमत सब कुछ स्याही और कागज पर दर्ज होता है। चलिए इस कहानी के दिल में उतरते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर पर एक नजर डालिए। 577 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। ये हमें बताता है कि बात किसी गली मोहल्ले की सड़क की नहीं हो रही, बात हो रही है एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की जो एक शहर का चेहरा बदल सकता है। और ये सब आखिर किसके लिए हो रहा है? जवाब इस आंकड़े में है, 60 लाख लोग। जी हां, दस्तावेज के मुताबिक इतने लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में इस नई सड़क से राहत मिलने की उम्मीद है। उनका सफर आसान, तेज और कम थकाऊ बनाने की एक कोशिश। तो आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या? ये है कल्याण डोंबिवली रिंग रोड। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA ने इसे प्रस्तावित किया है। समझिए ये 31 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक मेन आर्टरी होगी। इसका मकसद है डोंबिवली और टिटवाला के बीच की दूरी को कम करना और लाखों लोगों का जो रोज का ट्रैफिक वाला सिरदर्द है ना, उसे थोड़ा कम करना। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज की एक कीमत होती है। प्रगति का रास्ता भी हमेशा सीधा और आसान नहीं होता। हर बड़े निर्माण के पीछे कुछ छूट जाता है। और यहीं पर इस कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है, विकास की जरूरत और प्रकृति की कीमत के बीच का वो नाजुक संतुलन। और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं होती, नहीं, एक ऐसी लागत है जो अक्सर बड़े बड़े प्लान्स और चमकीले नक्शों के नीचे कहीं दबी रह जाती है, एक छिपी हुई कीमत। ये कहानी शुरू होती है इस नंबर से, 4.58 हेक्टेयर। अब सुनने में शायद ये उतना ज्यादा ना लगे, करीब 9 फुटबॉल के मैदानों जितनी जगह। पर असली सवाल तो ये है कि ये जमीन आ कहां से रही है। और इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। ये कोई खाली बंजर जमीन नहीं है, नहीं, ये हिस्सा है एक प्रोटेक्टेड मैंग्रोव फॉरेस्ट का। मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जो हमारे तटीय इलाकों के लिए एक नेचुरल ढाल, एक कवच का काम करता है। अब ये चार्ट देखें, इससे पूरी तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाती है। प्रोजेक्ट के लिए कुल मिलाकर करीब 83 हेक्टेयर जमीन चाहिए। ज्यादातर तो नॉन फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन वो जो छोटा सा हिस्सा है ना, वो 4.58 हेक्टेयर वाला, बस वही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। यहीं पर डेवलपमेंट और कंजर्वेशन आमने सामने खड़े हैं। तो सवाल उठता है कि कोई एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की जमीन पर सड़क बना ही कैसे सकता है? वेल, इसका जवाब छिपा है सरकारी नियमों और कानूनों के, कह सकते हैं, एक कॉम्प्लिकेटेड जाल में। और इस सब के केंद्र में है एक कानून, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ये एक बहुत पावरफुल सेंट्रल लॉ है, जिसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि हमारे जंगलों को बचाया जा सके। यही कानून तय करता है कि जंगल की जमीन को किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। अब इस कानून के हिसाब से प्रोसेस काफी लंबा और केयरफुल होता है। पहले MMRDA जैसी कोई एजेंसी एक प्रपोजल देती है, फिर लोकल फॉरेस्ट ऑफिसर्स उसकी जांच पड़ताल करते हैं, फाइल धीरे धीरे ऊपर जाती है और आखिर में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर फाइनल फैसला लेते हैं। ये एक तरह का मल्टी लेवल ऑब्स्टिकल कोर्स है, जिसे हर प्रोजेक्ट को पार करना ही पड़ता है। और ये सिर्फ कुछ फॉर्म भरने जैसा नहीं है, नहीं, स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो तो इस कागजी कार्रवाई के पहाड़ का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, एक 7/12 एक्सट्रैक्ट। ये जमीन के ओनरशिप का रिकॉर्ड होता है। पूरा प्रपोजल तो ऐसे सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स, मैप्स और रिपोर्ट से भरा पड़ा है। तो चलिए अब इन आंकड़ों और कागजों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस कहानी के ह्यूमन साइड को देखते हैं। हेक्टेयर्स और सर्वे नंबर से हटकर उन लोगों की बात करते हैं जिनकी जिंदगी इस प्रोजेक्ट से सीधे सीधे जुड़ी है। ये सिर्फ 4.58 हेक्टेयर जंगल नहीं है, ये जमीन फैली हुई है आयरे, कोपर, डुम्बिवली, ठाकुरली और कचोरे जैसे बसे बसाए गांवों में। मतलब ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक नक्शे पर खींची लकीर नहीं है, ये इन कम्युनिटीज के बीच से होकर गुजर रही है। और यहीं पे ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें कुछ बहुत जरूरी दिखाता है। हर सर्वे नंबर के पीछे एक जमीन है और हर जमीन के रिकॉर्ड के पीछे एक नाम है, एक इंसान है, एक परिवार है। जब इन 7/12 रिकॉर्ड्स को ध्यान से देखा जाता है तो सिर्फ नंबर नहीं, नाम दिखाई देते हैं। और एक बात जो गौर करने वाली है वो ये कि इन जमीनों के मालिकों में कई महिलाएं हैं। ताराबाई, सुमन,
जयंती, शांताबाई, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमें याद दिलाते हैं कि डेवलपमेंट की इस बड़ी कहानी में ये महिलाएं भी की स्टेक होल्डर्स हैं। उनकी जमीन, उनकी विरासत इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बनने जा रही है। तो फिर सवाल ये है कि इन सबको देखते हुए प्रोजेक्ट अथॉरिटी अपना पक्ष कैसे रखती है? वो इस इम्पैक्ट को जस्टिफाई कैसे करती है? उस तराजू को संतुलित कैसे करती है? डॉक्यूमेंट के मुताबिक MMRDA ने कुछ बड़े वादे किए हैं। पहला, वो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन का पूरा खर्च उठाएंगे, मतलब जितने पेड़ कटेंगे उतने ही नए पेड़ लगाए जाएंगे। दूसरा, वो फॉरेस्ट लैंड की जो भी इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसे NPV कहते हैं, वो भी पे करेंगे। और सबसे जरूरी बात, वो ये सर्टिफाई करते हैं कि ये जमीन लेना एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल था, मतलब इसके बिना काम चल ही नहीं सकता था। तो ये कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन आखिर है क्या? इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक तरह से प्रकृति का कर्ज चुकाने जैसा है। आइडिया ये है कि आप जितनी फॉरेस्ट लैंड लेते हैं, उतनी ही जमीन पर कहीं और नए जंगल लगाते हैं। एक एनवायरमेंटल बैलेंस बनाने की कोशिश। और ये देखिए, ये सीधे उनके सर्टिफिकेट से लिया गया है। अथॉरिटी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। उनका कहना है कि कोई और नॉन फॉरेस्ट लैंड का ऑप्शन था ही नहीं, और ये जो जमीन ली जा रही है वो लोएस्ट मिनिमम है और अनअवॉइडेबल है। तो आखिर में ये पूरा सरकारी दस्तावेज हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। एक तरफ हैं 60 लाख लोग, एक बड़े शहर की जरूरतें, और दूसरी तरफ एक बेहद जरूरी और नाजुक मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो सवाल यह है कि इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए? हम तरक्की यानी प्रोग्रेस को असल में मापते कैसे हैं? और सबसे जरूरी सवाल कि इसकी असली कीमत चुकाता कौन है?